आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। मान लीजिए हमारे पास एक डाटा सेट है, उस डाटा सेट के अंदर बहुत सारी गलत एंट्रीज पहले से हो चुकी हैं। ठीक है, अब हमें उन गलत एंट्रीज को हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने गलतियां करी, उनको आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है। तो टॉपिक का नाम रहेगा डिटेक्शन ऑफ इनवैलिड एंट्रीज। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होगा, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये भी डाटा वैलिडेशन के अंदर ही आता है। अब मैं यहाँ पे इसका सीधा सीधा प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, डेफिनेशन बस इतना ही है। तो मेरे पास यहाँ पर एक सैंपल डाटा है, दिस वन। ये मेरे पास एक सैंपल डाटा है। ये सैंपल डाटा एक्चुअली जो पेरोल स्लिप है एम्प्लॉयज़ की, उनकी पेरोल स्लिप्स के बारे में लिखा हुआ है कि किस एम्प्लॉय को कितना सैलरी दिया गया है। अब यहाँ पर गलतियाँ क्या है कि जो कुछ नंबर्स हैं जो नेगेटिव है यहाँ पर, तो हमें उन नेगेटिव नंबर्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्या करना है, उनको हमें आइडेंटिफाई। यहाँ पर जो नंबर्स हमारे लिखे हुए हैं, हमें उन नंबर्स में जो नेगेटिव नंबर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उनको पता लगाना है। कैसे लगाएंगे पता? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक वैलिडेशन परफॉर्म करना होगा कि किस तरह के नंबर्स को आप यहाँ पर वैलिड मानते हो। ये सिस्टम को बता दो आप। ठीक है, कैसे बताएंगे? जहाँ पर भी वैलिडेशंस आपको चेक करने हैं उस डाटा सेट को आप सिलेक्ट कर लो। तो वैलिडेशन मुझे इसी डाटा में सिलेक्ट करके बनाना है। अब कई लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए दबा देते हैं। कंट्रोल ए दबाने से सबके ऊपर लग जाएगा, फिर उसकी नजर में तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा ना। तो आपको जिसके ऊपर वो गलतियां आइडेंटिफाई करनी है उसी डाटा को सिलेक्ट करके आप आगे का काम प्रोसीड करेंगे। ये कर लिया हमने सिलेक्ट। अब यहाँ पर जो डाटा आपको वैलिड करना है उसके लिए आप सोचिए, तो नंबर डाटा को देखकर बताइए किस तरह का डाटा यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। बताइए, नेगेटिव को छोड़कर सारा डाटा वैलिड होना चाहिए। तो आप इस डाटा को देखकर प्रेडिक्शन कीजिए किस तरह का डाटा यहाँ पर वैलिड होगा, बताओ। इट शुड बी अ, कैसा डाटा दिख रहा है आपको? देखिए, डेटा एक्सेल में आमतौर पर तीन रूप में, तीन तरह के टाइप्स में आता है। या तो टेक्स्ट होता है, या नंबर होता है, डेट होता है। इसके अलावा नहीं होता। समझ में आ गया बात? अभी ये जो डाटा हमने सेलेक्ट किया ये क्या है? नंबर है। नंबर की भी दो कैटेगरी होती है। ये कौन सी कैटेगरी में आता है? डेसिमल। देखा, अभी आपने होल बोला था, गड़बड़ हो गया था। अभी किस कैटेगरी में आता है? डेसिमल में आता है। इसलिए ना, स्टार्टअप से लेके धीरे धीरे बढ़ाओ। आप बिगिनर हो, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते आप क्या करते हो ना, आप सोचते हो ना तो डायरेक्ट मार दो, तीर लगेगा वहीं जाके लगे। आप मुंह से डायरेक्ट बोलते हो चीजें। प्रोसेस को दिमाग में ऐसे लाओ ना, बिगिनर बिगिनर की तरह। आप कभी भी अपने अंदर ये बात मत लाया करो कि आपको तेजी से आंसर देना और आप बिल्कुल करेक्ट हो। आप बिगिनर हो बेटा, बिगिनर ही रहोगे। एक्सपीरियंस कैसे बन जाओगे आप कैसे सोच लोगे सामने वाला 1 मिनट में उत्तर दे रहा, आप दे सकते हो? आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, स्पीड पे ध्यान ना दीजिए। टाइपिंग सीखी किसी ने? अगर किसी ने लाइफ में टाइपिंग सीखी होगी तो उसको बताया गया होगा कि स्टार्टिंग में एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं, स्पीड पे ध्यान नहीं देते। अगर वो स्पीड पे ध्यान देगा कभी टाइपिंग सीख ही नहीं पाएगा वो। तो आप लोग अभी जब आंसर देते हो तो एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। और एक्यूरेसी का तरीका क्या है, आप स्टेप को शुरू से रिपीट किया करो माइंड में, और फिर सोच समझ के आंसर दिया करो। डाटा क्या है? नंबर है, और ये नंबर देखने में डेसिमल नंबर है, और नंबर मुझे वो चाहिए जो पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर बनेगा 0 या प्लस, 0 या उससे बड़ा। सवाल सब थोड़ा हो गया। अब जाके वैलिडेशंस लगाएंगे। गो टू द डेटा एंड देन डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे डेसिमल, और यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वैलिडेशंस आपका परफॉर्म हो जाएगा। हो गया? वैलिडेशन परफॉर्म होने के बाद अब बात आती है उन गलत नंबर को आइडेंटिफाई करने की। पहले वैलिडेशन लगता है, उसके बाद गलतियां डिटेक्ट होती हैं। जैसे एग्जांपल ग्रुप में मेरे पास कोई पेपर है और मैं चाहता हूं ये पेपर आप चेक करो, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ना कि किस चीज को गलत बनाना है। तो पहले तो मैं आपको एक वैलिडेशन बताऊंगा कि कौन कौन सी डाटा एंट्री वैलिड होंगी। जब मैं आपको वो बता दूंगा, जब आप उसे चेक करेंगे तभी तो पकड़ोगे आप उसे। तो अभी हमने सिस्टम को बता दिया, अब इसको बोलेंगे गलतियां पकड़ने के लिए। अब आप क्या करो, यहाँ डाटा टूल में जाओगे तो इसके बगल में एक छोटा सा ड्रॉप डाउन आता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पढ़ो, आप समझ जाओगे। हो गया? जो भी गलतियां थी डिटेक्ट, खत्म, बस टॉपिक खत्म हो गया। अभी कोई डाउट किसी का? चलिए आगे बढ़े फिर। अभी इसको मैं ठीक कर देता हूँ, मैं इसको रख के करूंगा अभी क्या। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर वैलिडेशन सर्कल, तो पहले तो नॉर्मल हो गया। ऐसा करने से ये मत समझ लेना कि गलतियां दूर हो गई, गलतियां वहीं की वहीं हैं। ये जो टूल आपने सीखा है, ये टूल सिर्फ गलतियों को आइडेंटिफाई करता है, करेक्ट नहीं करता है। गलतियां क्या करता है? आइडेंटिफाई, करेक्ट नहीं करता। अगर ऐसा टूल एक्सेल के पास होता, गलतियां करेक्ट हो जाती। समझ रहे हो?
किसी को हायर नहीं करते, कहते बेटा कुछ भी भर दे, इसको चला के अपना आप ठीक हो जाएगा। कोई पढ़ता ही नहीं फिर एक्सेल, कौन पढ़ता? ऐसे गलतियां दूर नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, डिटेक्ट होता है गलतियों को। ठीक है, अब लेते हैं अपना अगला टॉपिक। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले आप लोग मुझे बताइए कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग समझते हो ना एक्सेल में? तो जैसा भी आप समझते हो आप वो अपनी बात मुझ तक रखिए कि कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मेटिंग? बोलो। ये भी ठीक है। और कुछ? आपके पास एक्सेल में जो डाटा होता है, आप कई बार उस डाटा को ऐसे नहीं करते, उसका कलर चेंज कर देते हो, रेड ब्लू, कई बार बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हो, कई बार आप उसे अंडरलाइन कर देते हो, कभी इटैलिक कर देते हो, कभी फॉन्ट बदल देते हो, करते हो कि नहीं करते हो? इसी को बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, अगर इंटरव्यू में आ जाए कि एक लाइन में डिफाइन करो, ये जो मैंने अभी आपको बताया डेफिनेशन नहीं है, ये एग्जांपल है। आप लोग जब किसी को आंसर देते हो, आप लोग आंसर देके ऐसे निकल जाते हो, आपको लगता है आपने आंसर दे दिया, करेक्ट हो गया। एक्चुअली आपने आंसर नहीं दिया, आपने उसका एग्जाम्पल दिया। अब समझ में आया हम लोग फेल क्यों होते हैं, हमारे नंबर कम क्यों आते हैं? मैंने पूछा क्या था, व्हाट इज फॉर्मेटिंग। अभी जो मैंने आपको बताया उससे चीजें तो आपको समझ में आ गई, काला नीला पीला, लेकिन ये डिफिनेशन नहीं है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, इसलिए पेपर में नंबर कम आते हैं हमारे। अब देखो, हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज फॉर्मेटिंग, तो इसका आंसर हुआ द चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। अब इसमें सब आ गया, डेटा की जब आप अपीयरेंस को चेंज करते हो तो वो फॉर्मेटिंग में आता है, जैसे काला करा, नीला करा, बड़ा करा, छोटा करा, तो क्या हो गया, अपीयरेंस हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसका मतलब हुआ डेटा के अपीयरेंस को चेंज करना बट किसी कंडीशन के आधार पे, वो कहलाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, देखो, changing the data appearance of data depend upon a condition is known as conditional formatting। ये जो ऑप्शन होता है आपको, ये कहाँ पे मिलता है, होम टैब में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको स्टाइल्स मिलेगा और स्टाइल्स के अंदर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। ठीक है, स्पेलिंग ऊपर नीचे होगी तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसे ढूंढ पाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, कैसे करना है इसे। देखो यहाँ पर अभी यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अभी जो भी कुछ था उसको भूल जाओ, अभी स्टार्ट है। देखो हमारे पास यहाँ पर एक डाटा है जिसमें फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स दिखाई गई है। ये सेल्समैन है, इन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर में जो जो भी सेल्स किया, किसका किया होगा, किताब वगैरह का मान लेते हैं, तो जो जो भी इन्होंने सेल किया वो सारा डाटा यहाँ पे रिकॉर्ड है। अब आपको ये कहा जाता है कि इनमें जो जो भी आपके सेल्समैन है जिनकी सेल्स 8000 से ज्यादा की है, उनके डाटा को आप ग्रीन कर दीजिए, ताकि उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए कि किन किन लोगों ने सेल्स को 8000 से ज्यादा किया है। वो रिकॉर्ड आपको क्या करने हैं, ग्रीन करने हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग, इसकी सेल 8000 से ज्यादा है ना, तो आपने इसको सिलेक्ट किया और मुझे उसका बैक कलर ग्रीन करना था, ये मैंने कर दिया, हो गया ग्रीन। अभी इस लाइन में देखो है कोई, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे मिला, तो इसको मैंने क्या करा, ग्रीन कर दिया। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, किसके आधार पे, कंडीशन के आधार पे। लेकिन इस काम को मैं मैनुअली कर रहा हूँ, और इस काम को अगर मैं मैनुअली करूंगा तो कब तक करूंगा, बहुत सारा डेटा है, कब तक करोगे आप, ये तो कोई तरीका ठीक नहीं कर रहा। लेकिन इसी चीज को करने के लिए एक्सेल हमको एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आपको किसी डाटा के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है बट किसी कंडीशन के आधार पे, तो आप ये काम एक्सेल से करवा लीजिए। तो कैसे करवाना है, हम जहां पर भी आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, जहां पर भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है, पहले आप उस डाटा को सिलेक्ट कर लो। ये मैंने डाटा सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, जहां पे भी मेरे को फॉर्मेटिंग करना है। उसके बाद आप होम पर जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा स्टाइल, इसमें मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हो ना, तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे
हाईलाइट रूल होते हैं, एक होता है टॉप बॉटम रूल, एक होता है डाटा बार रूल, एक होता है कलर रूल, ठीक है, एक होता है आइकन रूल। तो ये बहुत सारे रूल हैं। अभी हमारा किस चीज पर अपना डाटा फिट होता है, हमें करना है वो डाटा हाईलाइट, किस में से कौन कौन सा डाटा 8000 से बड़ा है, उसको हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो हमारे लिए रूल फिट होगा यहाँ पर हाईलाइट वाला। और अपनी कंडीशन देख लो, कौन सी चाहिए, ग्रेटर देन, और कितने से बड़ा चाहिए, 8000 से बड़ा। कलर कौन सा चाहिए, ग्रीन, हो गया। तो तुरंत आपका डाटा अपने आप ग्रीन हो गया, हमें करना नहीं पड़ा, मैंने क्या ये काम कर दिया। कल को मान लीजिए आपने डाटा के ऊपर फॉर्मेटिंग लगा दी, अब आपका माइंड बदल गया, आपको बोले कि 8000 क्यों कर दिया, आपने शायद गलत सुन लिया, 8 नहीं करना था, 6000 से बड़े वाले को करना था। तो अब हम उसे चेंज करेंगे। चेंज कैसे करते हैं, आप इस पूरे डाटा सेट को फिर से सिलेक्ट कर लो। तो आपने अगर कहीं पे फॉर्मेटिंग कर रखी है और उसे चेंज करना है, तो उसके लिए ऑप्शन होता है मैनेज रूल। मैनेज रूल पे जाओगे तो आपको आपका बना हुआ रूल दिखाई देगा, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट रूल। आप चाहो तो इस रूल को डिलीट भी कर सकते हो, आप चाहो तो ये रूल डुप्लीकेट भी बना सकते हो, लेकिन मुझे क्या करना है, एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल वैल्यू अगर बड़ी होगी 8000 से तो वही इस रूल में आ जाता है। मैंने यहाँ पर 8 का बनाना है 6, तो यहाँ पर जाकर मैं लिख दूंगा इसको 6 में 6000। अगर आपको ये कलर भी चेंज करना है, पसंद नहीं आ रहा, तो फॉर्मेट कर दीजिए जाके, फॉर्मेट बैकग्राउंड कलर ग्रीन and the font color should be white and it should be bold। ओके करेंगे और आपका डाटा हाईलाइट हो जाएगा। देखिए एडिट भी हो जाता है, रिकॉर्ड डिलीट भी हो जाता है, कंप्लीट हुआ। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? अगर आपको ये रूल कभी डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर देते हैं। यहाँ पर जाइए, यहाँ पे आपको मिलता है क्लियर रूल, तो यहाँ से आप क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, इसमें आपको डाटा सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा इस पर क्लिक करेंगे तो पूरे रूल आपकी शीट में कहीं पर भी होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो ये ऐसे होता है। एक रूल होता है हमारे पास टॉप बॉटम के हिसाब से। मान लीजिए आपको इस पूरे डाटा सेट के अंदर बोनस देना था, लेकिन बोनस उन्हीं को देना था जिनकी सेल्स अच्छी हुई है। कंपनी ने आपको बोला कि ऐसे 50% लोगों को आप सिलेक्ट करके लाओ, उनको मैं बोनस दूंगा। तो यहाँ पर आपको वो 50% सेल्स हाईलाइट करनी है जिनकी सेल्स ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करें, डाटा को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको टॉप बॉटम के हिसाब से भी परसेंटेज में रूल मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअली सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आप इस रूल को फॉलो करें। हमें चाहिए परसेंटेज में, बॉटम में चाहिए तो बॉटम भी है, एवरेज चाहिए तो एवरेज भी है, हमें चाहिए परसेंटेज में टॉप का। तो यहाँ पर 10% आ रहा है बाय डिफॉल्ट, हम इसको 50 कर देते हैं। तो आधे रिकॉर्ड आपके जो है हाईलाइट हो जाएंगे, इनको मैंने करना है येलो, ओके किया। ये 50% डाटा है जिनकी सेल्स ज्यादा है, बाकी जितने भी नंबर यहाँ लिखे होंगे ना वो छोटे होंगे इन सिलेक्टेड सेल से। तो ये आधे जो बड़े नंबर थे वो अपने आप हाईलाइट हो गए, आपके डिटेक्ट हो गए। समझ आ गया? रूल को फिर से हटाते हैं। अगला रूल देखिए, मान लीजिए अगर किसी ने आपको बोला, कंपनी ने, जिनकी सेल्स अच्छी हुई है उनको ग्रीन कर दो, जिनकी सेल्स बेकार हुई है उनको रेड कर दो, और जो एवरेज सेल्स वाले लोग हैं उनको येलो कर दो। इस काम को सोचो मैनुअली अगर हम करें तो बहुत टाइम लगेगा, अभी करा था ना हमने। अगर मैं इस काम को हाईलाइट रूल से भी करूँ तो मेरे को 3 कंडीशन लगानी पड़ेंगी, लेस देन की निकालनी पड़ेगी, ग्रेटर देन की लगानी पड़ेगी, बिटवीन की लगानी पड़ेगी। इस काम को एक्सेल से लगवाते हैं ऑटोमेटिक। आप ये पूरा डाटा सेल सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, कलर रूल्स में, यहाँ पे पहला ऑप्शन ऑन कर दीजिए, आपका काम हो गया। जिसका कलर आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ऑब्वियसली उसकी सेल अच्छी है, और जिसका रेड कलर दिख रहा है उसकी कमजोर है। ये ऑटोमेटिक करता है। कैसे करता है इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक सैंपल सेट लिया हुआ है, इस सैंपल सेट से आपको समझ में आएगा। अगर मैं इन नंबर के ऊपर सेम रूल फॉलो करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ देखिएगा जिसकी सेल्स, जिसका नंबर सबसे बड़ा है वो ग्रीन दिखेगा आपको, और जिसका नंबर सबसे कम है वो रेड दिखेगा, ठीक है। देखिए आ रहा है भाई रूल, और जो एवरेज में है वो आपको येलो दिखता है, और जो नंबर जिसके ज्यादा नजदीक होता है उसमें वो कलर दिखता है। जैसे कि 8 जो होता है 10 के ज्यादा नजदीक है इसलिए ग्रीन है, लेकिन 10 से थोड़ा कम है इसलिए हल्का ग्रीन है। समझिए, इसी तरीके से आपको ये सारा पैटर्न दिया गया। अगला होता है आपके पास आइकन सेट।
अगर आप चाहते हैं कि भाई इन कलर्स के चक्कर में आपको नहीं पड़ना, क्योंकि ग्रीन में भी 4-4 तरह के कलर थे, रेड में भी 4-4 तरह के कलर्स थे, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाएगी, दो एम्प्लॉय में लड़ाई हो जाएगी, यार मैं भी तो रेड था, अब तुम भी तो रेड थे, वो कहेगा मैं हल्का रेड था, तुम काले रेड थे, तो बड़ा दिक्कत होता है एडिट में। अब कलर स्केल्स का यूज करते हैं आइकन सेट का। देखो कैसे, पूरे डाटा को सिलेक्ट किया। इस बार हम ये डिसीजन लेंगे जिनकी सेल्स अच्छी है वो ग्रीन रहेंगे एक सेम कलर में, ठीक है, और जिनके सेल बेकार है वो रेड रहेंगे सेम कलर में, एवरेज वाले येलो रहेंगे। इस बार कलर में लाइटिंग और डार्कनेस का हम डिफरेंस नहीं लाएंगे, उसके लिए आप आइकन्स का यूज करें, और यहाँ पर आपको अलग अलग आइकन्स के सेट मिलते हैं। जैसे आप ओके करेंगे, देखिए ग्रीन एक ही कलर में दिखेगा कहीं दिखेगा तो, रेड एक ही कलर में दिखेगा कहीं दिखेगा तो, ये भी सेम उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करता है। यहाँ लीजिए डाटा और एक सैंपल यहाँ भी यूज करके देख लो आप, देखो समझ में आ गया। अब आ जाइए एक लास्ट ऑप्शन पे, यहाँ पर सिग्नल बार। अगर आपको ये पूरा डाटा एक सिग्नल बार के रूप में रिप्रेजेंट करना है, प्रोग्रेस बार होता है ना, जैसे जब आप अपने माई कंप्यूटर को ओपन करते हो तो माई कंप्यूटर में आपको प्रोग्रेस बार दिखता होगा यहाँ पे, इसमें ये बता रहा है कि टोटल जो इसका साइज था वो 99 GB का था, बट इसमें अभी 33 जो है अवेलेबल है, ऐसे कुछ करके दिखा रहा है ना। बाकी ये जो आपको दिख रहा है ये वाला ब्लू पोर्शन में, ये सारा भर गया है इसका साइज, इसको प्रोग्रेस बार बोलते हैं। इसी तरीके से आप अपने पूरे डाटा सेट को ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या करो, अपने पूरे डाटा सेट को यहाँ पर करो सिलेक्ट, उसके बाद आपको यहाँ से जाना है डाटा बार में, जिस तरह का कलर आपको चाहिए वो कलर आप इंडिकेट कर दीजिए, वहां पर आपको सैंपल दिख रहा होगा। तो जिसकी जैसी सेल्स है, जिसकी जैसी परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से उसका जो प्रोग्रेस बार है, उसका जो पैनल है वो भरा हुआ दिख रहा होगा। अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है, चलिए यहाँ पर एक डेमो देखते हैं। ये यहाँ पर प्रिंसिपल फॉलो करता है, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है उसके आधार पर बाकी नंबर्स को कंपेयर किया गया है। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, तो 10 के हिसाब से बाकी नंबर, बाकी लोगों की जो परफॉर्मेंस है उसको कैलकुलेट किया गया है। अगर इस बंदे की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा होती है, एग्जाम्पल ग्रुप में इसकी परफॉर्मेंस 100 होती है, तो अब ये सारे फेल माने जाते हैं, क्योंकि 100 के सामने 9 जो होता है 9% होता है, बहुत कम होता है, फेल हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप जब किसी ऑफिस में किसी कंपनी में काम करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस कंपनी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है जो आपकी टीम में है, आपकी वैल्यू कभी नहीं होगी। ट्राई कर लेना। आप अगर एक बैच में क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और उस बैच में स्कूल में या क्लास के अंदर 2 बच्चे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और आप भी पढ़ते थे, लेकिन आपकी कभी वैल्यू नहीं होगी। मान लीजिए आप किसी स्कूल के अंदर किसी सेक्शन के अंदर फर्स्ट आते थे, लेकिन उसके बाद आपने कोई दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया, वहां पर आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे, आपको तो कभी गिनेंगे नहीं वो किसी कैटेगरी में भी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। समझे, ऐसे ही होता है ऑफिस के अंदर, आप उस टीम का सदस्य हो जिसमें आपसे बहुत बेहतर लोग हैं, तो आपकी कभी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसे ग्रुप में जहाँ पर आपको सब कुछ आता है, तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू होती है। जैसे आप इस बैच के अंदर मैं आपसे कोई सवाल कर रहा हूँ, सारे बच्चे नॉर्मल है तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। एक दो बच्चे ऐसे निकल गए ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो भी पूछता हूँ तुरंत जी सर मैं बताऊँ, अरे जी सर मैंने कर लिया, तुम्हें एक दिन तो गुस्सा आएगा, तू ही कर ले साहब, छोड़ हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप उस चक्कर में ना तो डाउट पूछ पाते हो ना पूछ पाते हो, आपको फील हो गया सब बच्चे जानते हैं मुझे नहीं आता, होता है कि नहीं होता है, ऐसे सेम होता है ऐसे। और कई बार हो सकता है उस बच्चे के चक्कर में तुम लोग को डाउट भी खाना पड़ जाए, ये तो कर लेता तुमसे नहीं होता है, काम नहीं करते गुड़बक हो, बोल तो कई बार निकल जाए माइंड से, तो लाइक दिस। अभी से मेरे को डाउट है किसी का, ये प्रोसेस समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर इस बच्चे की वैल्यू यहाँ पर है, तो इसका मतलब इसके ग्रुप में कोई ऐसा विद्यार्थी, ऐसा कोई डेटा है जिसके मुकाबले इसने इतना काम किया है, कर सकता था उसके बराबर लेकिन नहीं कर पाया। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू लग रही है मुझे ये लग रही है, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है, तो 10,000 के बेस पर सभी नंबर्स को कंपेयर किया गया है यहाँ पर। चलिए अभी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, टॉपिक यहाँ पर कवर होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज रेफरेंस, जिसको हम लोग बोलेंगे सेल रेफरेंस। आप में से कोई जानते हैं सेल रेफरेंस? एनीबॉडी? इसलिए मैंने बोला तुम सब बराबर हो। अभी देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौन होता है, जो पहले से जानते हैं। ऐसे जरूरी नहीं होता कि हर बच्चा जब यहाँ पढ़ने आता है तो वो बिल्कुल बिगनर होता है। अगर आप ये सोच के बैठे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। अरे समझ में, आप उस तरह की पढ़ाई नहीं कर रहे हो जो 10वीं के बाद 11वीं, 11वीं के बाद 12वीं होती है। आप क्या कर रहे हो, आप उस कोर्स को कर रहे हो जिसको कोई भी बच्चा कर सकता है, चाहे किसी कंपनी में काम करता है, चाहे वो ग्रेजुएटेड हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, चाहे उसने वो बैच 4 बार ले रखा है, उस तरह के बैच में आप बैठे हो। कोई पैटर्न में नहीं बैठे हो आप लोग कि छठी के बाद 7वीं। जब आप 7वीं में चढ़ोगे तो सारे बच्चे आपके जैसे हैं,
ठीक है, तो फिलहाल आप सभी बराबर ही हो, क्योंकि एक्स्ट्रा अभी चीजें कुछ निकल के नहीं आ रही। फाइनल। अब आपका कभी मैं टेस्ट लेता हूँ और आप लोगों में से किसी के ज्यादा किसी के कम, तो बेटा फिर अपने आप को दोष देना कि मैंने शायद कम पढ़ाई करी है, उस बच्चे के ज्यादा आ रहे हैं तो मतलब मैंने कम पढ़ाई करी है, क्योंकि बैच में तो कोई ऑर्डनरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था ही नहीं, सब नॉर्मल थे। अरे कुछ बात समझ में, इस तरीके से आप अपने आप को क्रेडिट और अपने आप को क्या बोलते हैं नंबर्स दे सकते हो। लेकिन आप ऐसे बैच में चले गए जहाँ बच्चे पहले ही खतरनाक है, तुम फेल ही होना, तुम पास हो रहे हो ऑब्वियसली, तो उस बैच में पढ़ने में दिक्कत आएगा आपको। अभी नॉर्मल हो, सब बढ़िया चल रहा है। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। देखो सेल रेफरेंस क्या होता है, इसका क्या लॉजिक होता है। सेल रेफरेंस का मतलब होता है नेम ऑफ द सेल, सेल का जो नाम होता है, या फिर आप कह सकते हैं लोकेशन ऑफ सेल, या फिर आप कह सकते हैं एड्रेस ऑफ द सेल, बस इसी को कहते हैं सेल रेफरेंस। अब सवाल आता है कि क्यों यूज करते हैं, इसका यूज क्या है। तो इसका यूज है टू कनेक्ट वन सेल टू अदर सेल, टू अदर सेल, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक्सेल में सेल रेफरेंस को यूज करने के 4 तरीके होते हैं। There are 4 ways to implement the cell reference. तो सेल रेफरेंस को यूज करने के एक्सेल में कितने तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं। एक एक करके उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला तरीका होता है रिलेटिव रेफरेंस। अच्छा, एक चीज जो मैंने पहले ही बोली है लेकिन मैं फिर बोल देता हूँ, आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको कुछ भी चीज कहीं पर भी छोटा सा भी पॉइंट होता है, आप प्लीज पूछ लेना। आज सुबह के बैच में एक हादसा हुआ, उसमें एक लड़की थी, क्लास खत्म होने के बाद मेरे पास आती है कि सर मैं क्या आपसे डाउट पूछ सकती हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो सर, छोटा डाउट होगा वो भी पूछ सकती है। अरे बिल्कुल पूछ सकते हो सर, कुछ कहोगे तो नहीं। अरे क्यों कहूँगा मैं। तो मुझे लगा कि मैं ये बात आपको बोल दूँ कि अगर ऐसा कोई बच्चा बैठा हुआ है भाई, तो बिल्कुल निडर हो आप लोग, ठीक है, बिंदास, अपना कोई भी छोटा मोटा डाउट हो, कोई, मैं तो देखो नहीं हंसूंगा, बाकी मैं तुम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, मेरी गारंटी है। फाइनल बात, आप लोग को मुझसे पढ़ना है, आप लोग अपना कोई सवाल होगा खड़ा करके पूछ लेना, कोई भी छोटा छोटा सवाल हो। सर ये सेव कैसे करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टीचर हो तो मैं यही तो बोलूंगा, अरे पढ़ाया तो था, ये तो बोल सकता हूँ, ये भी ना बोलूं। अगर आप कहोगे ये भी ना बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगा, ये तो बोल ही सकता हूँ ना, ये पढ़ाया तो था तुमको, कोई चीज मैंने पढ़ा रखी होगी तो एक बार टोकूंगा ये पढ़ाया था तुमको, एक बार वीडियो मैंने भेजा उसमें से देख लेना, फिर तुम बोल सकते हो कि सर ये मैंने वीडियो देख लिया, नहीं आया मेरे को समझ में, ठीक है, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है भाई, देखो रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, देखिए अगर आपको एक्सेल के अंदर किसी डाटा के ऊपर रिलेटिव रेफरेंस लगाना है तो उसका तरीका ऐसे होता है, आप लिख देंगे सीधा सेल का नाम, बस लग गया, इसी को बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस, सेल का रेफरेंस देने का तरीका। अब इसको प्रैक्टिकली एक बार हम देख लेते हैं। ये आ गए हम अपने एक्सेल के पास यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अच्छा जब आप यहाँ पढ़ते हो तो यहाँ स्क्रीन से ज्यादा अच्छा समझ में आते हैं वहाँ प्रोजेक्टर से, प्रोजेक्टर से बड़े वाले से, पक्का, ठीक है, तो फिर वहीं लगाया करेंगे क्लास। देखो अब हमने किया यहाँ पे, लेकिन मैं ऑनलाइन ऑफलाइन तो भेजूंगा आपको, ठीक है, वैसा मत समझिए। देखिए इसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ, अभी इसको समझना मत मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें स्क्रीन आपके पास होता है, इसका जो कंट्रास्ट, इसका जो शार्पनेस है ना वो प्रोजेक्टर से अच्छा होता है, प्रोजेक्टर में थोड़ा ब्लर होता है। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रोजेक्टर में जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो स्क्रीन ऐसे नहीं रहती है, वहाँ पे मुझे स्क्रीन को ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है ऐसे, क्योंकि वो हिस्सा बाहर निकला होता है साइड का, उसको एडजस्ट करके पढ़ाना होता है, तो छोटा डाटा दिखता है तो मुझे थोड़ा कम करके समझाना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखो ये डाटा मेरे पास आ गया, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाना ये क्या चीज़ है, मैं कैसे लाया कैसे नहीं लाया, ठीक है, बस नंबर्स हैं आप लिख लेना। मान लीजिए मुझे ये वाला सेल यहाँ पे कनेक्ट करना है, ये वाला सेल, ठीक है, क्या नाम है इस सेल का, B3, इस सेल को यहाँ कनेक्ट करना है। कई लोग कैसे करते हैं कनेक्ट, इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे डाल देते हैं, कहते हैं कि सर सेल कनेक्ट हो गया। मैं कहूँगा कैसे, देखो सर 16 था 16 आ गया यहाँ पे। कनेक्शन इसको नहीं कहते, कनेक्शन क्या होता है, अगर मैंने इस सेल की वैल्यू को बदला तो वो भी बदलना चाहिए, क्या बदला वो, तो ये सेल कनेक्ट नहीं है। सेल कनेक्शन क्या होता है, अगर मैं एक सेल में कुछ भी कर रहा हूँ काम तो वो दूसरे सेल में अपने आप होगा, दैट आर कनेक्टेड, तो अभी सेल कनेक्टेड नहीं है। अब इनको कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था रिलेटिव रेफरेंस, सबसे पहले इक्वल टू लगाओ और उस सेल का नाम लिख दो, क्या नाम है उस सेल का, B3, तो आप B3 ऐसे लिख भी सकते हो आप टाइप करके, या फिर आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो, बात एक ही है।
अभी देखिएगा सेल कनेक्ट हो जाएगा, हो गया। अभी वहां चेंज करके देखिए आप। तो पहला मुद्दा ये साफ कीजिए, रेफरेंस समझ में आ गया। तो जितने भी चारों टाइप के रेफरेंस है, चारों का यही काम होता है, चारों का कोई भी डिफरेंस नहीं है, चारों का काम यही होता है। अब इनके नाम में डिफरेंस है। अभी मैंने इस रेफरेंस को क्या बोला, रिलेटिव रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस काम कैसे करता है उसको समझिएगा। ये जो डेटा है, ये वाला जो सेल है, ये इसके साथ रिलेटिव है। अब शब्द आएगा सर ये रिलेटिव क्या होता है, यही समझना है। अब उसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक बस के अंदर बैठे हो, आप एक बस के अंदर बैठे हो, तो आप उस बस के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या हो, रिलेटिव हो। आप बस के साथ क्या हो, रिलेटिव हो, करेक्ट। अगर बस मूव करती है साउथ की तरफ 1 किलोमीटर, तो आपकी पोजीशन कहां हो जाएगी, आप भी बस के साथ मूव करेंगे। अगर बस 1 किलोमीटर गई आगे, तो आप भी तो 1 किलोमीटर आगे गए। अगर बस ऊपर गई तो आप भी ऊपर गए। अगर बस राइट गई तो राइट गई, लेफ्ट गई तो लेफ्ट गई। ये बात समझ में आ रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मैं इसे कॉपी कर लूं और एक कदम नीचे चला जाऊं, तो ये जो रेफरेंस है ये भी एक कदम नीचे जाएगा, कनेक्ट है वो, ठीक है। अगर रेफरेंस मूव करेगा तो डेटा भी मूव करेगा, समझ गए बात। जैसे अगर आप बस में बैठ जाते हो, अगर बस मूव करेगी तो बेटा तुम भी तो मूव कर रहे हो, इसी को बोलते हैं रिलेटिविटी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पेस्ट करूंगा तो कभी भूल के उत्तर मत देना, इंटरव्यू में कभी पूछ ले आपसे, बेटा बताओ क्या उत्तर आएगा, कॉपी किया मैंने और मैं यहाँ पेस्ट कर दूं, तो अगर आपने बोल दिया 12, आप फेल हो जाओगे। इसका उत्तर रेफरेंस को ध्यान में रख के बोलना है, तो इसका उत्तर आएगा 30। रेफरेंस है ना, मूव करा ना वो भी एक कदम आगे। अगर मैं इसे कॉपी कर लूं, अभी बताइएगा, यहाँ पेस्ट करूं क्या उत्तर आएगा, 62, समझ गए। अगर मैं इसे कॉपी करूं और यहाँ पे पेस्ट करूं क्या उत्तर आएगा, 16। अगर मैं इसको पकड़ के ड्रैग कर दूं तो क्या होगा, वो सारा डाटा प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये तो आप जिंदगी भर करते आ रहे हो, ऐसे तो करते ही हम, कभी भी एक्सेल जिंदगी में पढ़ा होगा, आपको सिखाया होगा ना, ड्रैग कर दो, है ना, और सारे नंबर आ जाते थे। लेकिन उस वक्त हमने कभी भी ये सोचने की कोशिश नहीं करी ये आ कैसे रहे। तो इसके पीछे का प्रिंसिपल ये था, रिलेटिव रेफरेंस, जिसकी वजह से डाटा आता है, ठीक है। अगर मैं इसको इस साइड मूव करूंगा तो बाकी का दूसरा डाटा भी आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है तो वो भी चेंज हो रहा है। इसमें कोई डाउट है किसी को। अब एक रेफरेंस और मैं बताऊंगा आज की क्लास में, फिर इसको खत्म करेंगे। दूसरा जो रेफरेंस होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है वो कुछ ऐसे दिखता है, डॉलर लग जाता है दोनों तरफ, मतलब डी के आगे 3 के आगे। टी जो है ये अल्फाबेट्स में, इसको कॉलम्स कहते हैं, और जो नंबर्स होते हैं उनको हम रो बोलते हैं। पता ही है बात आपको, एक्सेल में जो अल्फाबेट्स में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम कॉलम्स बोलते हैं, और जो नंबर्स में होते हैं उन्हें हम लोग रो बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉलम्स और रो दोनों को एब्सोल्यूट कर दिया। एब्सोल्यूट का मतलब होता है लॉ, एब्सोल्यूट का मतलब होता है लॉ। एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, तो नेवर चेंज, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। पानी है जो, ठीक है, वो कब भाप में बनता है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, पानी है, वाटर है, वो भाप बनता है, गैस बन जाती है, भाप बन जाता है ना, गैस बन जाती है। तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू की एक टेम्परेचर होगा, वो कौन सा टेम्परेचर जिस पर वो भाप बन जाता है, बताओ, 100 डिग्री। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में हो तो 100 डिग्री पे भाप बना, और आप इंडिया छोड़ के अंटार्कटिका चले गए तो वहां पे 105 डिग्री पे भाप बन रहा है, भाप 100 डिग्री पे ही बनेगा। अभी समझ में आ रहा है, एब्सोल्यूट, दे नेवर चेंज, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको करके देखते हैं। मैं वापस यहाँ पर आया, अगेन उसी सेल को कनेक्ट किया मैंने यहाँ पे। अब इसको एब्सोल्यूट करने के लिए मैं इसके दोनों तरफ डॉलर लगा दूंगा, जिसके लिए मैं कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करूंगा। मैं चाहूँ तो मैनुअली भी लगा सकता हूँ, मैनुअली समझते हो, ऐसे आप मैनुअली भी लगा सकते हो लिख के, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैनुअली भी लगता है, लेकिन ऐसे टाइम लगता है। आपने सेल सेलेक्ट किया, अब इसको लॉक करना है, आप एक कीबोर्ड से की दबा देंगे, जैसे मैंने दबाया, उस की का नाम है F4। हमारे कीबोर्ड में 12 फंक्शनल कीज होती है, F1 से लेकर F12 तक, जिसमें से एक फंक्शनल की है आपकी F4, उसको आप प्रेस करेंगे तो ये दब जाएगा। समझ में आ गया बात।
कई बच्चे अपने अपने लैपटॉप में जब इसको दबाएंगे तो कईयों पे नहीं दबेगा, ये दबेगा तो ठीक, ताकत है उनमें, दब जाएगा, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे बच्चे होंगे। इसका कारण होता है कि आप अभी अपने लैपटॉप से ज़्यादा घुले मिले नहीं हो, ठीक है, या तो नया नया खरीदा है आपने या किसी और का है, तभी ऐसा होता है ना। अभी आगे देखिए, अभी हम एंटर कर रहे हैं, उत्तर आ गया 12। अभी भी कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी का काम और प्रोसेस सेम ही रहता है, वो नहीं बदलता कभी, ठीक है, सेम ही काम है, लेकिन इसके नाम में फर्क है, इसके तरीके में फर्क है। इसको लगाया हमने किस तरीके से, एब्सोल्यूट तरीके से। तो ये कैसे काम करता है, अब इस बार समझिए, आप बस के पास गए तो थे लेकिन बस में बैठे नहीं। आप तो गए बस के पास लेकिन बस में बैठे नहीं। अगर बस मूव करेगी तो तुम मूव करोगे, तुम तो जहां थे वहीं रहोगे। आप अभी यहाँ बैठे हो, बाहर एक स्कूटर खड़ा है, वो चल रहा है इधर उधर, तो तुम उसके साथ मूव कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो। तो आपकी पोजीशन क्या हो गई, फिक्स हो गई, यानी यू आर एब्सोल्यूट। आप अपनी पोजीशन नहीं बदलोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, जो अपनी पोजीशन कभी नहीं बदलता। एग्जांपल के रूप में अगर मैं इसे कॉपी करूं, ये कनेक्ट कहां से है, इससे है ना, ये बस है, ये बंदा है, अभी बस किधर भी घुमा लूं, बंदे का आंसर 87 ही आएगा, ये चेंज नहीं करेगा अपनी वैल्यू। अगर मैं इसे कॉपी कर रहा हूं और इसको एक कदम नीचे पेस्ट करूंगा, 87, चेंज नहीं करता ये। इसको कॉपी किया, यहाँ जाके पेस्ट किया सेम उसी तरीके से 87, फिर मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, तो भी 87। अब अगर मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूं तो सभी में उत्तर 87 ही आएगा। आगे खींचो पीछे खींचो वो चेंज नहीं होता। ये समझ में आ गया प्रोसेस। एज ए बिगिनर जब आप ज्वाइन करते हो किसी भी ट्रेनिंग सेंटर्स को, ये जो आप पढ़ रहे हो यही होता है आपका आधार। इनको आप जितना जल्दी क्लियर कर लोगे उतना बेहतर आपके लिए होता है। किसी काम को करने से बेहतर है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो इंटरव्यू में कॉन्सेप्ट पूछेंगे पहले, फिर आएंगे इंटरव्यू के सवाल। आप कॉन्सेप्ट में फेल हो गए तो इंटरव्यू के सवाल आप दे भी नहीं पाओगे। अभी कोई डाउट पूछना है किसी को, क्लास मुझे लगता है बंद करना चाहिए, ठीक है, 12:30 हो गए। अगर आप कहते हैं कंटिन्यू करो तो कंटिन्यू करूंगा, इसके चांसेस कम ही लग रहे हैं। अरे मतलब बैच तो नहीं किसी का 12:30 बजे, 2-3 बच्चों का जाना है, कौन सा बैच है, एसएपी और कईयों का डाटा साइंस का है, ठीक है। तो देख लो अभी 2 टॉपिक रह रहे हैं, मैं कराना चाहूँ तो करा देता हूँ, ठीक है, मैं करा रहा हूँ, आप लोग जगह देखो। अगला जो हमारा टॉपिक है तीसरा, उसे हम बोलते हैं मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस, ठीक है। मिक्स रेफरेंस के नाम से समझ में आ रहा होगा, यानी इसमें मिला जुला, इसमें एब्सोल्यूट प्लस रिलेटिव दोनों होते हैं। इसको लगाते कैसे हैं, मैंने अगर ऐसे कहीं लिखा, इसका मतलब मैंने कॉलम को एब्सोल्यूट किया है, डी के आगे है ना, तो कॉलम क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, और जो रो है वो मेरी रिलेटिव है। जो चीज एब्सोल्यूट होती है वो चेंज नहीं होती, ये बात याद रखना बस। एब्सोल्यूट मतलब लॉक, और रिलेटिव मतलब मूव, मूवमेंट मतलब रिलेटिव, और एब्सोल्यूट मतलब फिक्स, ठीक है, ये याद रखना आप। तो इस केस में क्या है, अब मैं इसको यहां प्रैक्टिकली करता हूं। मैंने यहां पर ये सेल लिया और इसमें मैंने इस कॉलम को लॉक कर दिया, देख लो आप सामने कॉलम को मैंने लॉक किया। अब मैंने ये कैसे लॉक किया, मैंने उसी F4 की को बार बार प्रेस किया, अपने आप चेंज होता है, देखिए हो रहा है ना चेंज, देखो समझिए बात। तो मेरे को जो चाहिए मैं वहां पे रुक जाऊंगा। अभी मैंने कॉलम को लॉक किया, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखना, कॉलम लॉक है इसमें। व्हाट डज इट मींस, कॉलम की डायरेक्शन में ये अपनी दिशा अपना डाटा नहीं बदलेगा, डाटा बदला नहीं कॉलम की डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं इसी चीज को रो की डायरेक्शन में ले जाऊं तो ये चेंज हो जाएगा। ये होता है मिक्स रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, इसी का एक भाई ये भी हो सकता है छोटा वर्जन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ऐसे। इस केस में रोल ऑफ हो गया आपका, ठीक है, ये भी हो सकता है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी चला के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सेल लिया और इसके अंदर हम इस बार रो को लॉक करते हैं। तो इस बार रो लो गया बेटा, तो रो की डायरेक्शन समझते हो, ऊपर नीचे जब करते हैं तो चेंज नहीं होगी वैल्यू, क्योंकि कॉलम लॉक नहीं है तो कॉलम इस बार बदलेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में खींच लीजिए, कॉलम बदलेगा। समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स रेफरेंस बोलते हैं। तो पूछना है कुछ किसी को,
अब ये सब कुछ कराने के बाद मैं इन सभी में से एक दो सवाल करूंगा तुमसे, सेम सवाल। यहाँ से पता चलता है आपके IQ का, जिसको आप सोचते हैं ना कि IQ बीमारी क्या होती है। अभी पढ़ाया मैंने सबको, कोई डाउट भी नहीं है, सबको समझ में भी आ गया। आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं कि समझ में नहीं आता, पूछ लो आप लोग, अभी सबको समझ में आ गया, आप लोगों ने परमिशन दे दिया। लेकिन सेम सवाल करूंगा, आप में से देखना कितने सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। इसी को बेटा क्या बोलते हैं, IQ बोलते हैं, इसलिए IQ टेस्ट होता है। और जब आप किसी एग्जाम में किसी इंटरव्यू में जाते हो तो पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, वो आपका IQ चेक कर लेता है। और कभी भी एप्टीट्यूड टेस्ट देखना, उसमें सवाल कैसे होते हैं, चाचा के भाई का लड़का, बुआ की लड़की, तुम्हारी क्या लगी, भैया कौन इन कंपनी में ये होगा क्या। फिर भी पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, ये जो ऊपर का माला ये चलता है, सोचता है, ये नहीं सोचता, सोचता है तो आंसर दो। तुम कितनी गहरी सोच रखते हो, कैसे सोचते हो, अरे समझ में। कहाँ पे 61 81 ये वाला, अरे ये थोड़ी ना चेंज होगा, क्योंकि ये रो में नीचे चेंज आ रहा है। मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में खींचूं, देखो यहाँ से मैं किसी भी डायरेक्शन में खींचूं तो रो तो चेंज ही नहीं होती ना बेटा। तो रो जब चेंज ही नहीं होती तो हर जगह पर उत्तर 21 ही आएगा, क्योंकि मैंने रो को बेटा लॉक कर रखा है। रो क्या है हमारी, लॉक है। जब रो लॉक होगी तो नीचे की तरफ कोई भी डाटा बदल के नहीं आएगा, सिर्फ डाटा किस डायरेक्शन में बदलेगा, कॉलम के डायरेक्शन में बदलेगा, इसीलिए उत्तर चेंज हो रहा है आपका। अब ये जो रेफरेंस है हमारा, ये रेफरेंस मैंने यहाँ से दिया है, यहाँ से दिया है ना, यहाँ से। इसका मतलब यहाँ से अगर रेफरेंस दिया तो डाटा हमेशा इस दिशा में बढ़ेगा, नीचे की तरफ डाटा बढ़ेगा ही नहीं। इसी वजह से आपको 21 62 61 ही दिख रहे हैं, नीचे का डाटा कभी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि रो तो चेंज हुई नहीं ना। जब रो चेंज नहीं हुई तो आप यहाँ पहुंचे कैसे, 61 तो कभी आया नहीं आपके नजरिए में, वो तो कभी हिट ही नहीं होगा आपके पास, क्योंकि रो तो कभी बदलेगी ही नहीं, रो आपका पूरी तरह से लॉक है, इस वजह से। अब हमारे पास आता है एक आखिरी टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं 3D रेफरेंस। 3D रेफरेंस एक्चुअली कब यूज करते हैं, देखिए इसको हम तब यूज करते हैं, अभी तक क्या था कि जब आपने लॉकिंग किया या कोई भी दो सेल आपस में कनेक्ट किए, वो आपने क्या करा, जब दोनों सेल एक ही शीट पर है, तब तो एक अभी तक यही करा ना आपने, जिस सेल को आपने कनेक्ट किया है वो एक ही शीट पर है अभी तक। अगर आपके सामने एक शीट पर डाटा है और उसको कनेक्ट करना है किसी दूसरी शीट पे, यानी इस बार दोनों सेल अलग अलग शीट पे हैं, तो वहां इन तीनों में से कोई प्रोसेस काम नहीं आता। ठीक है, देखिए when we have cells on a different sheet, ठीक है, तो उस केस में 3D रेफरेंस का यहाँ पर क्या होता है बेटा, यूज होता है। अब उसको कैसे करना है आपको यूज, आप सबसे पहले शीट का नाम लिखेंगे जिस पे आपको कनेक्टिविटी करनी है, फिर उसके अंदर एंट्री करेंगे एक्सक्लेमेशन के साथ, फिर आप रेफरेंस लगाएंगे, ऐसे लगता है। चलो प्रैक्टिकली देखो, मान लो मैंने मेरे पास ये शीट है, यहाँ पे हूँ मैं, और मेरे को मिक्स वाली शीट का ये डाटा उठाना है, ठीक है। तो क्या नाम है इस सेल का, B3। अब देखो मैं वो डाटा कैसे उठाऊंगा, मेरे को किस शीट से उठाना है डाटा, मिक्स, तो नाम लिखूंगा शीट का, ये बोला था मैंने, अंदर जाने के लिए एक्सक्लेमेशन। अच्छा सेल का क्या नाम है, उस पे वैल्यू क्या दी याद है किसी को, वही आएगा। अगर डाटा कनेक्ट हो गया, अब ये कनेक्ट है, यानी कि अगर मैं यहाँ चेंज करूंगा तो वहां भी चेंज हो गया होगा। और यहाँ पर जो मैंने B3 लिखा है वो रिलेटिव है, इतनी तो समझ है। इसका अर्थ अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो बाकी का डाटा भी आ जाएगा, रिलेटिव हो गया ना वो, लाइक दिस। इस तरीके से रेफरेंस काम करते हैं। हाँ क्योंकि वो रिलेटिव है ना, रिलेटिव क्या होता है, दोनों साइड से ओके हो तो दोनों दिशाओं में चेंज होगा। अभी किसी को डाउट, कोई सवाल, सबको समझ में आ गया, लेकिन मेरे को पता है किसको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब मैं पूछूं सवाल आप लोगों से, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इसके बाहर नहीं पूछूंगा, ठीक है। इसके बावजूद भी तुम्हारी क्लास 50% भी अगर पास हो गई तो मैं बढ़िया मानूंगा इस बैच को, क्या मानूंगा, बढ़िया बैच है, ये बच्चे अच्छे हैं, और बच्चों के मुकाबले में इन बच्चों का IQ बहुत अच्छा है। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए बेटा। तो अब आप में कंपटीशन नहीं हो रहा है इस बार, आप में और बाहर के बच्चों में कंपटीशन हो रहा है। आप अपने आप को साबित करो कि बाहर के बच्चों से आप अभी बेहतर हो। सेम चीज पूछूंगा जो पढ़ाई है, ठीक है। ये मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ,
अभी आप इस पे ध्यान मत देना मैं कैसे ला रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। ये मेरे पास कुछ नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ये सेल कनेक्ट करूंगा आपके सामने, ये सेल में कनेक्ट करूंगा। ध्यान से देख लीजिए मैंने कैसे कनेक्ट किया, देख लिया आपने। इसको अब मैं बाद में नहीं दिखाऊंगा, इसलिए ध्यान रखिए, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। IQ टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, देख लो इसको एक बार, देख लिया सबने, ठीक है भाई, ठीक है। वहां से शुरू करेंगे मोहित आपसे। आप सबका उत्तर एक होना चाहिए, अगर अलग अलग उत्तर जा रहा है तो हो गया, रायता फैल गया, ठीक है। हम देखेंगे 4-5 बच्चों के उत्तर क्या बनते हैं, और आप देखिए, भरोसा मानिए, उत्तर बदलेंगे, तुम्हारे उत्तर बदलेंगे। आपने देख लिया इस डाटा को, ठीक है मोहित। अभी मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, उत्तर बताइए क्या आएगा। 97। आप बताइए नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? सुमित, बताइए। बैठ जाओ। 2 सवाल बदल गए, वो तो गुड़गांव की मिट्टी है ना, यहीं से आया ना, मैंने झूठ नहीं बोला था। देखो लाइव है तुम्हारे सामने डायरेक्ट, अभी देखना, अभी तो पलटेंगे नंबर। क्या क्या उत्तर आए? 97, 33। आप बताइए। बिल्कुल अलग उत्तर, देखिए तीसरा बच्चा, तीसरा अलग उत्तर। नहीं, अभी आप कल्पना करो, ऑल यू आर ओके, लगता है सभी के सोचने का तरीका इस बार अलग अलग है कि नहीं है? यानी टीचर सेम, सेम टॉपिक, आपकी जगह, आपकी लोकेशन, मतलब वो नहीं होता कह के मारेंगे, जगह भी तुम्हारी होगी, सब कुछ तुम्हारा होगा, सब तुम्हारा होगा। हुआ कि नहीं हुआ भाई? बेटा यही होता है। अभी समझ में आ गया इंटरव्यू क्यों नहीं क्रैक होते हैं हमारे, सब अलग तरीके से पढ़ते हैं। अभी उत्तर 3 बन गए हैं इसके, 97, 33। 33 किसका था? 97 आपका था, और आपने बोला 71, ठीक है। हाँ जी सुमन, 33। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। इसको भेड़ चाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? किसी को नहीं पता क्यों है, लेकिन आपने जब देखा मेजोरिटी ऐसे ही होता है ना। कई बार देखना आप लोग, चलो ये चीज मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स के ऊपर है, बट